नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में देखते हैं कि राज्य क्या है, राज्य की क्या परिभाषा दी गई है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या होंगे, ठीक है, और राज्य के कार्य क्या होंगे। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है और राज्य के कार्य क्या है, वो आज हम देखते हैं। तो राज्य जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि राज्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, राज्यों की विधि है, यानी राज्य ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू किस पे होती है, राज्यों पे होती है। तो राज्य की परिभाषा जानना हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य की एक उचित परिभाषा देना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है या बहुत ही कठिन है, क्योंकि राज्य की संपूर्ण और उचित परिभाषा दे पाना कठिन है, परंतु अनेक विधि शास्त्रियों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। जैसे कि प्रोफेसर सामंड के अनुसार राज्य क्या है, मनुष्य का एक समूह है या मनुष्य का एक समाज है जो कुछ उद्देश्यों के लिए, यानी इस हर राज्य या हर समाज क्या है, स्पेशल उद्देश्यों के लिए संगठित होता है या उसके कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे राज्य का मुख्य विषय क्या होता है, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा प्रदान करना, जो उसके राज्य के भीतर, उस राज्य के भीतर जो नागरिक रह रहे हैं उनको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो प्रोफेसर सामंड के अनुसार राज्य मनुष्य का एक समाज है जो कुछ उद्देश्यों को लेकर संगठित होता है। ऐसे ही प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से संगठित है और जिसके सदस्य किसी केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के नाते आपस में बंधे हुए होते हैं। यानी राज्य क्या है, एक राजनीतिक रूप से संगठित, यानी वो क्या है, संगठित तो है परंतु राजनीतिक रूप से संगठित कैसे है, क्योंकि वो जो लोगों का समूह संगठित हुआ है वो किसी केंद्रीय या सर्वोच्च सत्ता के अधीन है, इसलिए वो आपस में राजनीतिक रूप से संगठित है और उस केंद्रीय सत्ता या उस सर्वोच्च सत्ता के नियमों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं। यानी ये जो डेफिनेशन प्रोफेसर लॉरेंस ने दी है ये बताती है, किसकी तरफ इशारा करती है, ये कहती है कि विधि कैसे उत्पन्न हुई। जैसे प्रोफेसर ऑस्टिन ने बताया विधि संप्रभु का समादेश है, वैसे ही प्रोफेसर लॉरेंस बताते हैं कि राज्य क्या है, राजनीतिक रूप से संगठित है लेकिन वो किसी केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के नाते राजनीतिक रूप से संगठित है, यानी वो किसी संप्रभु के अधीन है और उस संप्रभु के द्वारा दिए गए आदेशों, ऑर्डर्स को सभी लोग जो उस राज्य के भीतर रहते हैं वो उसका स्वेच्छाएं पालन करते हैं, उनका पालन करना उनका स्वभाव बन गया है। ऐसे ही प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा कि राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जबकि किसी समाज के लोग किसी देश में अपने सर्वोच्च सत्ताधारी सरकार की अधीनता में बस गए हों और स्वभावतः उसकी आज्ञाओं का पालन करते हों। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने भी यही कहा कि किसी भी राज्य का अस्तित्व तब संभव है जब वहाँ के बहुसंख्यक लोग, उस समाज के बहुसंख्यक लोग अपने आप को देश के सर्वोच्च सत्ताधारी सरकार, यानी उस देश में जो सर्वोच्च सत्ताधारी जो संप्रभु है उसकी
संप्रभु सरकार की अधीनता को स्वीकार करते और उस संप्रभु के द्वारा या उस सर्वोच्च सत्ताधारी सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, आज्ञाओं का पालन क्या करे, स्वभावतः करे। वो किसी जोर जबरदस्ती से उसका पालन नहीं करते हैं, किसी दबाव से उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, स्वभावतः उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे प्रोफेसर स्टार्क के अनुसार, स्टार्क ने कहा, राज्य शब्द की उचित परिभाषा दे पाना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान समय या आधुनिक समय में राज्य के आवश्यक तत्व क्या है वो हम निश्चित कर चुके हैं, या राज्य के आवश्यक तत्व क्या है वो आज वर्तमान समय में निश्चित हो चुका है। राज्य की परिभाषा क्या होगी ये तो तय नहीं है, लेकिन राज्य की आवश्यक तत्व क्या है जिनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर स्टार्क ने कहा, राज्य के आवश्यक तत्व वर्तमान समय में तय हो चुके हैं। अब आता है राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व यानी किसी भी राज्य की उत्पत्ति होने के लिए 4 या 5 आवश्यक तत्व आवश्यक होते हैं। उनके बिना राज्य शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये कहाँ तय हुआ? सन 1933 में की गई मोंटवीडियो अभिसमय के अनुच्छेद आर्टिकल 1 के अनुसार राज्य के ये निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते। सन 1933 में मोंटवीडियो अभिसमय यानी एक क्या हुआ था, मोंटवीडियो अभिसमय प्रोटोकॉल आया था, कन्वेंशन आया था, मोंटवीडियो कन्वेंशन आया था। उसके आर्टिकल 1 में कहा कि किसी भी राज्य की उत्पत्ति होने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th से, कि राज्य के क्या आवश्यक तत्व होते हैं। निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित जनसंख्या या स्थायी जनसंख्या, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जनसंख्या आज इस राज्य में 4 महीनों बाद दूसरे राज्य में पलायन कर जाए, ऐसा राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो राज्य की जो जनसंख्या है वो स्थायी होनी चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, वहाँ सरकार होनी चाहिए। 4th आता है अन्य राष्ट्रों के साथ उन जो नया राज्य बन रहा है वो अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की उसमें क्षमता भी होनी चाहिए, तब वो राज्य बन सकता है। ये 4 आवश्यक तत्व है। कहाँ बताए ये मोंटवीडियो कन्वेंशन में बताया गया 1933 में जो हुआ था, ठीक है। फिर आता है प्रोफेसर ओपेनहाइम ने भी राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। क्या क्या है? जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, 3rd सरकार होनी चाहिए, 4th संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर हॉलैंड ने इन 4 आवश्यक तत्वों के अलावा एक 5वीं विशेषता भी बताई कि राज्य में एक 5वीं विशेषता भी होनी चाहिए। क्या है वो 5वीं विशेषता? वो है सभ्यता। हर राज्य में कुछ आवश्यक विशेषता के साथ साथ में उसमें सभ्यता भी होनी आवश्यक होती है, जिसके फलस्वरूप यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन सकता है। हर एक राज्य की अलग सभ्यता होती है। तो ये थे राज्य के आवश्यक तत्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि राज्य के कार्य क्या होते हैं। तो राज्य के कार्य, आधुनिक समय में राज्य के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में राज्य की धारणा क्या थी कि राज्य एक पुलिस राज्य होता है। पुलिस राज्य ये पुलिस स्टेट के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है राज्य? राज्य अपने राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए शांति और व्यवस्था बनाए रखता है तथा
बाहरी आक्रमण से अपने राज्य के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी प्राचीन काल में राज्य का काम क्या था? एक पुलिस स्टेट के समान था, जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अपने नागरिकों को, अपने क्षेत्र के नागरिकों को प्रदान करता था। इसमें संदेह नहीं है कि राज्य आज ये काम नहीं करता है, लेकिन वर्तमान में राज्य की जो अवधारणा है, राज्य के जो कार्य हैं, वो चेंज हो गए हैं, परिवर्तन हो गए। वर्तमान समय में क्या है, राज्य की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब राज्य सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं रह गए हैं। राज्य की धारणा में परिवर्तन होकर राज्य अब एक लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है। जैसा कि हम भारतीय संविधान में भी पढ़ते हैं कि राज्य के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज, पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटीज आरोपित की गई है, डाली गई है। नेगेटिव ड्यूटीज कहाँ पे है राज्य पर? भाग 3 में। और पॉजिटिव ड्यूटीज है कहाँ पे? भाग 4 में। संविधान के मूल अधिकार राज्य पे नकारात्मक कर्तव्य अधिरोपित करते कि आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार हनन होते। और भाग 4 नीति के निर्देशक तत्व में राज्य पे सकारात्मक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि लोगों की शिक्षा प्रदान करने के लिए आप ये करेंगे, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये करेंगे। यानी वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की हो गई है। अब राज्य को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ में लोगों के हितों के लिए या जनता के हितों के लिए राज्य को अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन करना पड़ता है और कई लोक कल्याणकारी योजनाएं राज्य को बनानी भी पड़े। परंतु आज भी राज्य का मुख्य कार्य क्या है? अपने क्षेत्र के भीतर रहने वाले नागरिकों या जनता की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करना है। ये इसका अनिवार्य। जो भी कार्य हैं वो सब क्या है? गौण कार्यों में रखे जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।